दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, पिछले कई दिनों से आपको जीएस से संबंधित कोई वीडियो नहीं मिली है। हाँ, डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियो नियमित आपको मिलती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि यह जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उनके लिए अनुपयोगी है, तो खैर ऐसे लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी बहुत से लोग हैं जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते भी हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपके लिए टारगेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं और वह वीडियो बहुत उपयोगी है आपके लिए, क्योंकि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित वीडियो है और यहाँ से आपकी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नेचर ही है, जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं उसको ऐसा पढ़ते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि भविष्य में आपको उसको दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज मैं ऐसे ही इस टॉपिक को लेकर आया हूं। और एक बड़ी बात यह है कि जैसे आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता रखते हैं, तो आपको पढ़ाना कोई बच्चों को पढ़ाना तो है नहीं, तो आपके लिए जो मैटर तैयार करना पड़ता है वो बिल्कुल उसी तरह तैयार करना पड़ता है जैसे कोई मधुमक्खी मकरंद के फूलों को धीरे धीरे चूस करके और एक शहद का बड़ा सा छत्ता लगाती है, और उससे जो शहद मिलता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, आयुर्वेदिक दवा का कार्य करता है। वैसे ही हमने जो है आपके लिए जो मैटर तैयार किया है, चूंकि मुझे पता है कि अगर उसमें जरा भी दिक्कत होगी तो आप शिकायतों से चूकेंगे नहीं, और हमें ऐसा मैटर देना भी नहीं है जो आपके लिए उपयोगी ना हो। तो ऐसे ही हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, अनावश्यक चीजों को आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियो में शामिल भी नहीं करते और ऐसी वीडियो बनाने का भी प्रयास नहीं करते जिसका आपको कोई लाभ न मिले। तो हम ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं और उसमें भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, सिर्फ उन पे चर्चा करेंगे। अनावश्यक किसी भी बात पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी नीति बनती है, कोई भी कमेटी बनती है, तो उसमें बहुत सी बातें होती हैं जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, उस बात पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो महत्वपूर्ण विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो परीक्षा उपयोगी बिंदु है, उनको देख लेते हैं। लेकिन एक चीज और, आप इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों हृदय प्रिय मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इस मैटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, हालांकि उसका आंसर हम खुद देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, यह चेक करना चाहूंगा कि आपको इस बारे में कितनी जानकारी है। चेक क्या करना है, आप जानते सब कुछ है, याद दिलाना चाहूंगा ताकि आप उसे दोहरा लें, गलत न होने पाए। देखिए, आजादी के बाद अगर आपसे पूछा जाए, आजादी के बाद शिक्षा के सुधार के लिए पहला आयोग कौन सा गठित हुआ, अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं कि आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद शिक्षा के सुधार के लिए, आजादी के बाद शिक्षा के सुधार के लिए आजादी के बाद शिक्षा के सुधार के लिए गठित पहला आयोग, ठीक है, गठित पहला आयोग कौन सा था? ठीक है, पहला आयोग कौन सा था, कौन सा था? ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर आजादी के बाद शिक्षा के सुधार के लिए गठित पहला आयोग कौन सा था? ठीक है, आप जब तक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, तब तक हम थोड़ी सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में बात कर लेते हैं, और फिर हम इसी वीडियो में शुरुआत में ही इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। आपको बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तब तक आप इसका आंसर सर्च करिए और इसका आंसर सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आजादी के बाद शिक्षा के सुधार के लिए गठित जो पहला आयोग था वो कौन सा था और कब गठित हुआ था। ठीक है ना? अब जब तक आप इसका आंसर खोज रहे हैं, तब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में चर्चा करते हैं। देखिए, अभी तक भारत में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, या इसे एनईपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनईपी, या इसे कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी तक भारत में 3 एनईपी आ चुकी है, यानी 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। ठीक है, कितनी? 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक भारत में आ चुकी है आजादी के बाद। ठीक है, 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक आई है। आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन चूंकि मैं किसी भी चीज को शुरू से पढ़ा रहा हूं तो आपको बेसिक से पढ़ाता चलूंगा। आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोहरा लेंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बहुत अहम होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में आ चुकी है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो यह आई थी 1968 में। ठीक है, 1968 में, यानी 1968 में पहली भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी भारत में? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। ठीक है, और इसे संशोधित किया गया था, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित भी किया गया था, और कब संशोधित किया गया था? 1992 में। ठीक है, तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में, और उसके बाद एक लंबे समय के बाद वर्ष 2020 में अभी
तीसरी शिक्षा नीति आई है, सबसे नई नवेली शिक्षा नीति जिस पर भारत चलने का प्रयास कर रहा है। उसी के माध्यम से भारत को विकसित देश बनाने का सपना बुना गया है और यह माना गया है कि जो नई शिक्षा नीति है वह भारत की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और उसी शिक्षा नीति के हिसाब से भारत में आगे जो शिक्षा का जो आगे शिक्षा की व्यवस्था है उसको चलाया जाएगा। ठीक है, तो वर्ष 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, न्यू एजुकेशन या नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 में आई और यह तीसरी शिक्षा नीति थी। ठीक है, तीसरी शिक्षा नीति कब आई? यह आई 2020 में। ठीक है, तो हम तीनों शिक्षा नीतियों की बात करेंगे। इन तीनों मुद्दों पे, इन तीनों शिक्षा नीतियों में जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे सिर्फ उन पे चर्चा करेंगे, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं सिर्फ उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए आज की टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले जो मैंने आपसे यह सवाल पूछा था उस पर वादा भी किया था कि मैं इसका आंसर जल्दी ही बता दूंगा। तो देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि आजादी के बाद शिक्षा के सुधार के लिए गठित जो पहला आयोग था तो वह कौन सा आयोग था, तो सबसे पहले शिक्षा के सुधार के लिए आजादी के बाद जो गठित पहला आयोग था वो कौन सा था, बताइए। वह था सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन सबसे पहले किया गया था। ठीक है, आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, यह भारत का पहला शिक्षा आयोग था। क्या था? यह भारत का पहला शिक्षा आयोग था आजादी के बाद। ठीक है, भारत का पहला शिक्षा आयोग। ठीक है, आजादी के बाद भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसको याद रखिएगा, 1948-49 में इसका गठन हुआ और इसका उद्देश्य था भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। ठीक है, अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और आप चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपको यह बिल्कुल पता होगा कि यूजीसी का गठन कैसे हुआ, उच्च शिक्षा में क्या क्या सुधार करना था, ये सारा जो मतलब वो सिफारिशें थी वो राधा कृष्णन आयोग के अनुसार, राधा कृष्णन आयोग ने दी थी और उनके अनुसार पर आगे जो है उस पर कार्रवाई की गई। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जो पहला शिक्षा आयोग गठित हुआ था वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुआ था और उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से या राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम चूंकि अभी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पे कोई बात करने नहीं चल रहे हैं, हमारा जो टारगेट है वह आज सिर्फ एक है और वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित। तो हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से संबंधित जो है किसी दिन और चर्चा रखेंगे और इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब चूंकि हमारा टारगेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित सबसे पहले जो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित बातों को समझते हैं। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पे आने से पहले एक चीज और जानना बहुत जरूरी है। एक कमीशन बना था, उस कमीशन का नाम था कोठारी आयोग। ठीक है, देखिए मैं यहीं पे थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूं। एक कमीशन बना था जिसका नाम था कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1964 में। ठीक है, तो 1964 से 66 के बीच में कोठारी आयोग ने काम किया। ठीक है ना, और इसे 1964 में गठित किया गया था। कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी जो है ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया? ये देखिए यहाँ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कर दीजिए, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। और कोठारी आयोग का गठन करने से पहले इसका उद्देश्य क्या था? तो कोठारी आयोग के गठन का जो उद्देश्य था उसको भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में एक समान, क्या था? भारत में एक समान राष्ट्रीय और आधुनिक शिक्षा। भारत में एक समान राष्ट्रीय और आधुनिक शिक्षा नीति तैयार करना। शिक्षा नीति तैयार करना। ठीक है, तैयार करना। भारत में एक समान राष्ट्रीय और आधुनिक शिक्षा नीति तैयार करना, इस उद्देश्य के साथ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन 1964 से 66 के बीच 1964 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में सौंपी। ठीक है, अब देखिए
चूंकि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ाना है तो हम दौलत सिंह कोठारी कमीशन की चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, दौलत सिंह कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ही पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग के जन्मदाता कौन है? वह है दौलत सिंह कोठारी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के मार्ग को प्रशस्त किया और उनके द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उसके आधार पर ही आगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा करने से पहले इसीलिए मैंने सबसे पहले दौलत सिंह कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोठारी आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी थी, तब हम जाके आगे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस हिसाब से दौलत सिंह कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शामिल किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोठारी आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी। अब इनका उद्देश्य आपने जान लिया कि भारत में एक समान राष्ट्रीय और आधुनिक शिक्षा नीति तैयार करना उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? कोठारी कमीशन का। ठीक है, अब इनकी सिफारिशें क्या क्या थी इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर कोठारी कमीशन ने कौन कौन सी सिफारिशें थी। ठीक है, तो कोठारी कमीशन की सिफारिशों को जानते हैं। देखिए, कोठारी कमीशन ने जो सिफारिश की वह की सबसे पहले शिक्षा प्रणाली पे कहा। शिक्षा प्रणाली पे कोठारी कमीशन ने कहा, देखिए यहां चूंकि स्पेस कम है तो मुझे लगता है एक पेज और ले लेना चाहिए ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से चीजें नोट करके आपको बता पाऊं। ठीक है, इसलिए मैं इसमें एक पेज और जोड़ लेता हूं। ठीक है, अब चलिए नए पेज में देख लेते हैं कोठारी कमीशन के संबंध में। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, चूंकि पेज छोटा पड़ रहा था इधर, इसलिए मैंने एक पेज को ऐड किया है। अब आप इस पेज में देखते जाएंगे कि आखिर कोठारी कमीशन की जो मुख्य सिफारिशें थी वह क्या थी। तो कोठारी कमीशन की, देखिए कोठारी कमीशन की मुख्य सिफारिशें। ठीक है, कोठारी कमीशन की मुख्य सिफारिशें, इसको देख लेते हैं। इसके आधार पर पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति में कोठारी कमीशन की किन किन सिफारिशों को शामिल किया गया। ठीक है, तो कोठारी कमीशन की मुख्य सिफारिशें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली सिफारिश शिक्षा प्रणाली पे। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली पे सबसे पहली सिफारिश की गई कोठारी कमीशन के द्वारा। तो यह शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की अपनाना चाहते थे? तो देखिए 10+2+3 शिक्षा प्रणाली अपनाई गई कोठारी कमीशन द्वारा। ठीक है, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली। ठीक है, शिक्षा प्रणाली इसे अपनाया गया कोठारी कमीशन के द्वारा। अब देखिए, आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को अपनाने का सुझाव सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था? तो वह कोठारी कमीशन ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब 10+2 देखिए, विद्यालयी शिक्षा के लिए 10+2 था। ठीक है, 10 और 12 आप जानते हैं कि विद्यालयी शिक्षा के लिए 10+2 था, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए +3 था। मतलब 3 वर्षीय डिग्री कोर्स का प्रस्ताव क्या था? यह 3 वर्षीय डिग्री कोर्स था। ठीक है, आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन क्या होता है? 3 वर्षीय डिग्री होता है। तो 3 वर्षीय डिग्री कोर्स का प्रस्ताव जो था वह विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था। तो 10+2 विद्यालय और +3 जो था वह विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने सिफारिश किया वह किया सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। इनका कहना था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की चर्चा की किसने? कोठारी कमीशन ने किया। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा इन्होंने क्या वो किया, सबसे पहले इन्होंने 3 भाषा सूत्र दिया। क्या दिया? 3 भाषा सूत्र, या आप इसे एक लाइन में कह सकते हैं त्रिभाषा सूत्र दिया। अब आइए देखते हैं आखिर ये त्रिभाषा सूत्र क्या होता है। तो इनका जो मानना था त्रिभाषा सूत्र से आशा है कि 3 भाषाओं को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इन त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी? तो पहली भाषा थी मातृभाषा, मतलब जिस क्षेत्र में बालक पढ़ रहा है उसकी जो मातृभाषा है वो पहली भाषा है जिसमें शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरी भाषा थी हिंदी। ठीक है, हिंदी में शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया। और तीसरी भाषा है अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। इस प्रकार जो है त्रिभाषा सूत्र दिया इन्होंने कि जो विद्यालयों में शिक्षा दी जाए वह 3 भाषाओं में दी जाए, मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, अब मातृभाषा, चूंकि बच्चे बचपन में क्या होता है कि उनको कोई विशेष भाषाओं का वैसे ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मातृभाषा का वो ज्ञान होता है क्योंकि वो वही सुन के पले बड़े होते हैं। धीरे धीरे घर में जब वो पहली आवाज सुनते हैं तो वो मातृभाषा में ही सुनते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा के बारे में कहा गया कि जब बच्चे शुरू में विद्यालय में आना शुरू किए तो वहीं से मातृभाषा की शुरुआत होनी चाहिए और मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, हिंदी भाषा में दी जाए और आगे चलकर बच्चों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसमें एक है हिंदी, अगर हिंदी की बात की जाएगी कि हिंदी भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य किया जाएगा, तो आपको पता है कि साउथ इंडिया में हिंदी चलती नहीं है, तो लाजमी है कि वहां विरोध होना तय है। तो हिंदी भाषा को लेकर साउथ इंडिया में कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अब आइए चौथा इन्होंने क्या दिया,
चौथा जो इन्होंने सुझाव दिया अपना, वह दिया कि शिक्षा पर खर्च कितना किया जाए। तो शिक्षा पर खर्च जो किया जाए, सरकार द्वारा शिक्षा पर खर्च कितना करना चाहिए, तो सरकार द्वारा जो शिक्षा पर खर्च किया जाए वो कितना किया जाए, तो इन्होंने एक लाइन में कहा जीडीपी का 6%। इन्होंने क्या कहा कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए ना। लेकिन अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया है, आपने देखा होगा। हालांकि इस बार जो बजट 2025-26 है, देखिए क्या है बजट 2025-26 जो आया है उसमें क्या किया गया है, बजट 2025-26 के लिए जो आया है उसमें क्या किया गया है, हालांकि शिक्षा के बजट को 6.5% बढ़ाया गया है। ठीक है, 6.5% शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है। लेकिन इतना बढ़ाने के बावजूद जो वर्तमान में शिक्षा पर जो खर्च है, देखिए वर्तमान में यानी 2025-26 के बजट में शिक्षा पर जो खर्च है, शिक्षा पर खर्च जो है वह जीडीपी का कितना है, वह जीडीपी का है वर्तमान में 4.6%। ठीक है, तो वर्तमान में जो शिक्षा पर खर्च है वो जीडीपी का 4.6% है, जबकि बजट में इस बार शिक्षा पर खर्च को 6.5% तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो शिक्षा पर जो खर्च है उसका जीडीपी का 6% की सिफारिश की थी कोठारी कमीशन ने, कि जो जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। ठीक है, ताकि इससे जो है हमारी शिक्षा फले फूले और जो बच्चे यहाँ से पढ़े लिखे उत्तीर्ण हो वो वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने और हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो सुझाव इन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा। ठीक है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात किसने कही, तो कोठारी कमीशन ने कही। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। एक चीज और कोठारी कमीशन ने कही, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को पढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाएगा कौन, शिक्षक पढ़ाएंगे। तो आखिर शिक्षकों को अभी प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि उन्हें बच्चों को नई नई तकनीकें अगर शिक्षक सीखे रहेंगे तो बच्चों को नए तरीके से सिखा भी पाएंगे। तो उन्होंने कोठारी कमीशन ने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। क्या किया जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। ठीक है, शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। ठीक है, शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार तथा वेतनमान में सुधार की भी सिफारिश की। ठीक है, वेतनमान में सुधार की भी सिफारिश किसने की, कोठारी कमीशन ने की थी। ठीक है ना, एक चीज और कहा, उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान की जरूरत है। ठीक है, कोठारी कमीशन का कहना था कि महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया कोठारी कमीशन ने, वह सुझाव दिया कि सामाजिक और नैतिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को शुरू से ही सामाजिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनमें जो है नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। इसमें बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। ठीक है, विकास हो सके, इसलिए बच्चों को सामाजिक और नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये कोठारी कमीशन की सिफारिशें थी, मैंने एक एक करके बताया, इसलिए इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तीन मुख्य चीजें याद रखिए कि कोठारी कमीशन ने जो सिफारिश की वो शिक्षा की 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। ठीक है, शिक्षा की जो 3 स्तरीय प्रणाली 10+2+3 की प्रणाली की बात कही। ठीक है, दूसरा जो था वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कदम था वह था 3 भाषा सूत्र या त्रिभाषा सूत्र, बचपन में मातृभाषा, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी, यानी 3 भाषाओं में शिक्षा देने की बात की, सिफारिश की। ठीक है, और साथ ही जीडीपी पे जो शिक्षा पे जो खर्च था उसे बताया कि जीडीपी का 6% तक खर्च होना चाहिए। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर खर्च को जीडीपी के कितने % तक होने की सिफारिश की थी, तो जीडीपी के 6% तक शिक्षा पर खर्च की सिफारिश कोठारी कमीशन ने की थी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस कमीशन का प्रभाव क्या पड़ा। देखिए कोठारी आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और मैं आपको बता दूं, इसके आधार पर कोठारी कमीशन के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई कोठारी कमीशन की सिफारिश पर। और यह नीति कब आई, यह आई 1968 में। ठीक है, उसके बाद दूसरी नीति आती है, वह आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूसरी नीति आई, वो आई 1986 में। और इसमें पुनः संशोधन किया गया 1992 में। ठीक है, संशोधित किया गया। और वर्ष 2020 में, यानी अभी हाल ही में वर्ष 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और इन सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में कोठारी कमीशन की सिफारिशों की छाप देखने को मिलती है। ठीक है, यानी यहां तक कोठारी कमीशन का प्रभाव था। इस मतलब आधुनिक शिक्षा नीति जो अभी हाल ही में आई है, वर्ष 2020 में आई है राष्ट्रीय शिक्षा
नीति, तो यहां तक जो है कोठारी कमीशन की सिफारिशों का प्रभाव था। ठीक है, अब चलिए आज के मुद्दे की तरफ चलते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। उसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही थी, तो उसके पहले कौन सी ऐसी कैसे उसका बेस तैयार हुआ जिसके आधार पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भारत में पहली बार शिक्षा नीति आई। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या 1968। ठीक है, अब देखिए मैंने बैकग्राउंड आपको पूरा समझा दिया है, अब सीधे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब देखिए एक एक पॉइंट देखते चलेंगे और उसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, पहला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति थी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली राष्ट्रीय नीति थी जिसे कोठारी आयोग की सिफारिशों पर लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए मैंने कोठारी आयोग आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वह कोठारी आयोग की सिफारिशों पर बनी थी। और कोठारी आयोग कब बना था, 1964 से 66 के बीच में कोठारी कमीशन का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर पहली नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी। ठीक है ना, और कोठारी आयोग की सिफारिशों पर इसे लागू किया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 आई उसमें क्या हुआ, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय कब घोषित किया गया, तो सर्वप्रथम शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय कब घोषित किया गया, तो यह 1968 की शिक्षा नीति में शिक्षा को सबसे पहले राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है, इसमें 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर ध्यान दिया गया। अब देखिए अभी हमने जब बताया था तो कोठारी कमीशन में मैंने बताया था कि कोठारी कमीशन ने क्या कहा था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी। ठीक है, कोठारी कमीशन ने क्या कहा था, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात किसने की थी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात किसने की थी, वह किया था कोठारी कमीशन ने। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे हूबहू शामिल कर लिया गया और यह बताया गया कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर ध्यान दिया जाए। कोठारी कमीशन ने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके वेतनमान में वृद्धि की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए जो कोठारी कमीशन था उसके अनुसार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया। तो नई शिक्षा नीति जो बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 उसमें जो है प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा इसे भी प्रोत्साहित किया गया। अगला देखते हैं, शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए कोठारी कमीशन ने क्या कहा था कि शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का मतलब व्यय करना चाहिए सरकार को। और जो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 उसमें शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% मतलब जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो पहली शिक्षा नीति थी 1968 की उसमें केंद्रीय बजट का कितना परसेंट शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया, तो वह रखा गया 6%। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो किसमें, नई शिक्षा नीति जो आई 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें त्रिभाषा सूत्र को भी लागू करने का प्रयास किया गया है। और मैंने आपको बताया कि कोठारी कमीशन ने इसकी सिफारिश भी की थी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जैसे कोठारी कमीशन के बारे में हमने बताया था कि कोठारी कमीशन ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के विकास का शिक्षा प्रणाली के विकास का जो है वो किया था, सिफारिश की थी विकास की। तो वही जो है 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए जो त्रिभाषा सूत्र है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई थी उसमें भी इसी की सिफारिश की गई थी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की। ठीक है, और दूसरा, अब चूंकि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय मान लिया गया है, राष्ट्रीय महत्व का विषय शिक्षा को माना गया पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो इसलिए जब राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा को पूरे देश में, देखिए शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया, इसका मतलब हुआ कि शिक्षा को पूरे देश में समान पाठ्यक्रम और
समान शिक्षा प्रणाली, समान शिक्षा प्रणाली, ठीक है। तो शिक्षा को पूरे देश में समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा प्रणाली के अनुसार लागू किया जाए, ठीक है, के अनुसार लागू किया जाए, ठीक है, लागू किया जाए। तो इस बात को याद रखिएगा। जो चूंकि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 की, इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बना दिया गया। अब जब ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो वो है महत्व है, तो क्या करना है कि शिक्षा को पूरे देश में समान बना दिया जाए, इसके पाठ्यक्रम को समान बना दिया जाए और जो शिक्षा प्रणाली चले वो पूरे देश में एक साथ चले, एक प्रकार की चले। और इसीलिए 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश जो कोठारी कमीशन ने की थी, उसी की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में की गई थी, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभाषा सूत्र के बारे में आप जान ही गए हैं, साथ ही 0 से 6 वर्ष की सिफारिश की थी उन्होंने कोठारी कमीशन ने, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश किसने की गई थी, इस जो नई शिक्षा कमीशन बना, ठीक है। देखिए यहाँ एक बात मैं सुधार देता हूँ, 0 से 6 नहीं, 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो सिफारिश की थी वो कोठारी कमीशन ने किया था। और जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई, ठीक है। तो देखिए इस हिसाब से यह पहला जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, ठीक है। और इसमें लगभग कोठारी कमीशन की उन सभी बातों को मान लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कोठारी कमीशन की उन सभी सिफारिशों को मान लिया गया जो कोठारी कमीशन ने अपनी सिफारिश में दी थी, ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने, ठीक है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की गई, ठीक है। तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की गई, शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की गई, ठीक है, प्रोत्साहित करने की बात की गई, करने की बात कही गई, ठीक है। किसमें कही गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, ठीक है। पहली चीज एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें सामाजिक और नैतिक शिक्षा के मूल्यों को भी जोड़ा गया, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें हुई राज्यों को, मतलब इसमें शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया गया, ठीक है, शिक्षा का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है, शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया गया। और शिक्षा के विकेंद्रीकरण से क्या हुआ कि राज्यों को अपनी आवश्यकता अनुसार राज्यों को शिक्षा संबंधी निर्णय लेने में, राज्यों को शिक्षा संबंधी निर्णय लेने में, राज्यों को शिक्षा संबंधी निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है, स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है। निर्णय, राज्यों को शिक्षा संबंधी निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा शिक्षा का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक है। अब इस नीति के बाद आती है दूसरी शिक्षा नीति, ठीक है। वह दूसरी शिक्षा नीति, अब चूंकि 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसने जो है आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, ठीक है, वो पहली शिक्षा नीति थी। उसके बाद आती है जो दूसरी शिक्षा नीति, वह थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संबंध में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। देखिए इस नीति का जो उद्देश्य था वह था भारत में विद्यमान असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से भारतीय महिलाओं की शिक्षा की बात की गई, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक अवसरों की बराबरी करने पर विशेष ध्यान दिया गया, यह किस शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई थी, तो यह थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में जानते हैं कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या थी, और जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी यह कब आई थी, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह थे राजीव गांधी, ठीक है,
तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो भारत की दूसरी शिक्षा नीति है, यह आई वर्ष 1986 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई और इसने क्या किया, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, यह जो 1968 की कमियों को दूर करना, ठीक है। 1968 की कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, ठीक है। कमियों को दूर करने के लिए 1968 की शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति आती है और वह आती है वर्ष 1986 में, ठीक है। अब देखिए इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या क्या है। देखिए इस नीति में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्राथमिक विद्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति में लॉन्च किया गया, तो यह शिक्षा नीति 1986 में लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लॉन्च किया गया था, तो वर्ष 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लॉन्च किया गया था, तो वर्ष 1987 में लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये नहीं था कि किसी हर स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगवाना है, चाक पट्टी रख देना, नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था कि प्राथमिक स्कूलों में, क्या उद्देश्य था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य था वो क्या था, वह था प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं। अब मान लीजिए बुनियादी सुविधाओं में क्या क्या आता है, स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं क्या है, देखिए ब्लैक बोर्ड है एक बुनियादी सुविधा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड की जरूरत तो पड़ती है। उसके बाद क्या है, पुस्तकालय है, यह भी बुनियादी सुविधा के अंतर्गत आता है। फिर पेयजल है, ठीक है, पेयजल भी आता है। शौचालय आता है, फर्नीचर भी आता है। बेंच वगैरह किसमें आती है, तो फर्नीचर भी बुनियादी सुविधा में आता है, ठीक है। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था वह था प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे ब्लैक बोर्ड, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना, ठीक है, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना, ठीक है ना। तो देखिए 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। 1986 की नीति के तहत इस नीति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों या ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किस शिक्षा प्रणाली के तहत किया गया, तो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया, तो यह 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और ओपन यूनिवर्सिटी, आप इसे कह सकते हैं NIOS, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। जैसे NIOS का विस्तार इसी समय किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS की शुरुआत जो की जाती है वह 1986 की शिक्षा नीति से ही की जाती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का जो विस्तार किया गया यह 1986 की शिक्षा नीति से किया गया। और NIOS प्रणाली इसे कह सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की शुरुआत भी इसी की 1986 की शिक्षा नीति के तहत की गई, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण और विकास के लिए नीति बनाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, जो ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल था, जो देखिए ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो महात्मा गांधी का दर्शन था कि ग्रामीण विकास होना चाहिए, सारे उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और गांव में ही शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे ही ग्रामीण विश्वविद्यालय, मतलब वो हर हाथ को रोजगार की बात करते थे, व्यावसायिक शिक्षा की बात करते थे। तो उस आधार पर ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण और विकास के लिए नीति बनाने का प्रावधान किया गया, ठीक है, इसी के तहत किया गया। अब देखिए इस नीति में संशोधन भी किया गया, लेकिन इसके संबंध में हम कुछ और महत्वपूर्ण बता देते हैं। 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसमें और क्या क्या संशोधन किया गया, इसमें और क्या क्या सुधार किया गया, ठीक है ना। अब देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मूल उद्देश्य था 1986 का वह था एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। इसका मतलब क्या था, सभी के लिए शिक्षा,
ठीक है। तो एजुकेशन फॉर ऑल या सभी के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें क्या क्या किया गया, तो देखिए चूंकि 1968 की जो शिक्षा नीति आई थी उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1986 की शिक्षा नीति को लाया गया था। तो इसमें उससे मिलते जुलते ही प्रावधान संशोधित रूप में आपको दिखाई देंगे। तो देखिए इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए जो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात थी उसको और बढ़ावा दिया गया। ठीक है, उसको बढ़ावा दिया गया। साथ ही समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में विद्यमान जो शिक्षा की असमानताएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ठीक है ना। एक और चीज की गई, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को बढ़ाया गया। ठीक है, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को बढ़ाया गया। ठीक है, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को बढ़ाया गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही महिला शिक्षा का सशक्तिकरण किया गया और महिला गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि महिला गैर औपचारिक महिला गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत, महिला गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस शिक्षा नीति के तहत किया गया, तो शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि महिला गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसके तहत की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हमने बताया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हर स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगा देना था। उसका उद्देश्य था कि प्राथमिक स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, पुस्तकालय है, पेयजल है, शौचालय है, फर्नीचर आदि जो है बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। ठीक है, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ कब किया गया था, तो 1987 में इसका शुभारंभ किया गया था। साथ ही इसी में यह निश्चित किया गया कि कम से कम 2 शिक्षक, 1 महिला, ठीक है, कम से कम 2 शिक्षक हो एक स्कूल में, कम से कम 2 शिक्षक का प्रावधान किया गया, 2 शिक्षक हो और इन 2 शिक्षकों में 1 महिला हो। ठीक है, कम से कम एक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हो और इन 2 शिक्षकों में 1 महिला हो। यह किस में बताया गया, यह बताया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है ना, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपने जान लिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई, तो 1987 में। एक और बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें आईसीटी दिया गया है। अगर आपसे यह पूछें, देखिए पूछना क्या है मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा में पहली बार दूरदर्शन और रेडियो का प्रयोग किया गया। ठीक है, दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से शिक्षण की शुरुआत हुई। ठीक है, माध्यम से शिक्षण की शुरुआत हुई। ठीक है, तो पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत क्या किया गया, दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से शिक्षण की शुरुआत की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से जो शिक्षा की शुरुआत है या शिक्षण की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत पहली बार दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से शिक्षण कार्य की शुरुआत की गई। और बाकी ओपन स्कूलिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया, NIOS की शुरुआत भी इसी के नीति के तहत हुई। ठीक है, साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। क्या हुआ, व्यावसायिक पाठ्यक्रम। आपको बताया कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा देने की बात की गई, गांधी जी की विचारधारा के अनुसार शिक्षा देने की बात की गई। तो शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए कक्षा 10 के बाद, शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए कक्षा 10 के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई। ठीक है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई। इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इस प्रकार से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एक चीज और है, इसने जो है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए भी कुछ नियम बताए, कुछ सुधार के लिए सुझाव दिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए भी कुछ बातें कही गई थी। ठीक है, उसमें एक लाइन यह भी थी कि यूजीसी को, देखिए उच्च शिक्षा में सुधार की बात कही गई। ठीक है, सुधार की बात कही गई और कहा गया कि यूजीसी को सशक्त बनाया जाए। ठीक है, यूजीसी को सशक्त बनाया जाए। साथ ही एक चीज और इसमें कहा गया कि IIM और NIT की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। NIT की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, बढ़ावा दिया जाए। तो इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है। तो कक्षा 10 के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत कब होती है? शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। साथ ही उच्च शिक्षा में सुधार की बात कही गई इसमें। अगर आपसे कोई पूछे कि किस शिक्षा नीति में डायरेक्ट यह कहा गया कि आईआईटी, आईएम और एनआईटी की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए, तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया, ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ संशोधन किया गया। अब उस संशोधन की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधन किया गया, ठीक है। अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्ष 1992 में संशोधन हुआ, ठीक है। अब इन महत्वपूर्ण संशोधनों को देख लेते हैं, आखिर इसमें क्या क्या संशोधन किया गया, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए योजना बनाना था, ठीक है ना। अब आप समझ गए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य था वो क्या था कि देश में कोई भी व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम हो, उसमें प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए योजना बनाना था। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया। कब किया गया? 1992 में संशोधन किया गया, ठीक है ना। और 1992 में सरकार किसकी थी? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिंह राव, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव या नरसिंह राव कहते हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, ठीक है। और इनके समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में संशोधन हुआ, वर्ष 1992 में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए संशोधन किया गया, किसमें? व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, ठीक है, साथ ही तकनीकी पाठ्यक्रमों में। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे पाठ्यक्रम हैं, जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई, आप जानते हैं कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे आप अभी सुनते हैं कि जेईई का एग्जाम है, ठीक है। और दूसरा है अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जिसे कहते हैं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे AIEEE कहते हैं, तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जिसे SLEEE का प्रावधान, ट्रिपल ई के नाम से जानते हैं, उसका प्रावधान किया गया। अब देखिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि जेईई परीक्षा की शुरुआत किस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से की गई है, ठीक है। दूसरा पूछा जाए किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहले जेईई परीक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहले AIEEE की परीक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए। तो अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो इन सब का जवाब क्या होगा? वर्ष 1992 की शिक्षा नीति, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन हुआ वर्ष 1992 में, उसके तहत जेईई एग्जाम की शुरुआत हुई, यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। दूसरा AIEEE परीक्षा की शुरुआत हुई, एग्जाम की शुरुआत हुई, यानी अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की शुरुआत होती है, AIEEE की शुरुआत होती है, ठीक है। यह भी 1992 के संशोधन के द्वारा होती है, ठीक है। तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का प्रावधान इसी के तहत किया जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और इसमें समझिए कि इसके द्वारा प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया गया, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया गया? पर जो तमाम तरह की प्रवेश परीक्षाएं होती थी, जैसे क्या होता था, हर इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी तरफ से परीक्षा लेता था। हर कोई जो है, जैसे मान लीजिए कोई आर्किटेक्चर का कॉलेज है तो वह अपनी तरफ से एंट्रेंस एग्जाम लेता था। इससे क्या कर दिया गया? ज्वाइंट कर दिया गया कि एक बार परीक्षा होगी और पूरे देश के जितने कॉलेज हैं वो उससे जुड़े रहेंगे और वहां रैंक के हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या किया गया कि प्रवेश परीक्षाओं की जो बहुलता थी उसको कम कर दिया गया और एक ज्वाइंट परीक्षा करा दी गई कि एक परीक्षा से पूरे देश के भी स्कूल में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 1992 में ही की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 का संशोधन हुआ 1992 में, उसके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई, ठीक है। अब चलिए, अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? अभी तक आपने पढ़ा कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कोठारी कमीशन के बारे में आपने पढ़ा है। दूसरा आपने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, 1968 के बारे में। उसके बाद आपने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर आपने क्या पढ़ा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में पढ़ा आपने, नहीं 1986 के बारे में पढ़ा। और उसके बाद जो संशोधन हुआ, संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, यह कब हुआ? यह हुआ 1992 में,
इसके बारे में भी आपने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम आपको ले चलते हैं एकदम आधुनिक शिक्षा नीति जो अभी आई है और वर्ष 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 में जो जारी हुई है उसकी तरफ चलते हैं और उसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो नई डिमांड के हिसाब से है। आप जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में जो नई नई चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं उनको पूरा करने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। साथ ही बदलते हुए तकनीकी परिवर्तन, बदलते हुए दूरसंचार और बदलती हुई परिस्थितियों के आलोक में इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। इसलिए जो पिछली शिक्षा नीतियां थी उनको देखते हुए इसमें बहुत व्यापक परिवर्तन किया गया है। इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा परिवर्तन यहाँ हुए हैं, तो हो सकता है कि तुलनात्मक रूप से यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है और इसके जो मुख्य प्रावधान है वह क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जान लेते हैं। 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये भारत की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, भविष्य का जो भारत है उसके निर्माण करने के लिए है और जो दुनिया भर में तकनीकी विकास हो रहा है उसके अपेक्षाओं के अनुरूप इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। साथ ही जो दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों का फैलाव हो रहा है उसके अनुसार इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो जो मेरा नोट्स है उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में आसान भाषा में ये बता देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य से जो प्रावधान है उसको सामान्य लैंग्वेज में मैं बता देता हूं, ठीक है। बाद में जो किताबी लैंग्वेज है उसके नोट्स का जो लैंग्वेज है उसके रूप में आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसे आसान भाषा में आपको अपनी भाषा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझाने का प्रयास करता हूं और मुझे भरोसा है कि जो उसकी मुख्य बातें हैं वो आप समझ जाएंगे और वही आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है। बाद में जो किताबी भाषा है उसको भी मैं आपको समझा दूंगा और उसका पूरा नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानते हैं। एकदम अपडेट शिक्षा नीति है, ठीक है ना। अब चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1986 के बाद, कब 1986 के बाद जो है पहली बार 34 वर्षों के बाद 21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति है भारत की, ठीक है ना। अब जानते हैं कितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है और यहां तक कि युग परिवर्तन की स्थिति आ गई है, क्योंकि 34 वर्षों में क्या नहीं बदल गया। अब तो भारत में दुनिया में एआई टेक्निक आ गई है, भारत में 5G 6G टेक्निक चलने वाली है, 5G चल ही रही है, 6G पे काम हो रहा है। तो इस तरह से दुनिया का इतनी तेजी से विकास हो रहा है तो शिक्षा को उस बारे में बदलना होगा, शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलना होगा, पढ़ाने के तरीके को बदलना होगा और इसी आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है, ठीक है। अब देखिए मैं आसान भाषा में इन चीजों को बताता चलता हूं, आप समझते चलिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यह भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है। और इसे कब मंजूरी दी गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है, मंजूरी दी गई। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई और 1986 के 34 वर्षों के बाद यह जो है शिक्षा नीति आई है नई, और इसमें शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। और जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो आप जानिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, जो मुख्य परिवर्तन हुए हैं, जो परीक्षा उपयोगी परिवर्तन है उस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप क्रमशः इसको देखते चलिए, अगर नोट कर पाइए तो नोट कर लीजिए, न नोट कर पाइए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि जो मुख्य विशेषताएं वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले शिक्षा की संरचना में परिवर्तन हो गया है, ठीक है, शिक्षा की संरचना में परिवर्तन हो गया है, सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा की संरचना में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, परिवर्तन हुआ है, यह सबसे बड़ा परिवर्तन है नई शिक्षा नीति में, ठीक है। अब देखिए शिक्षा की संरचना में क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में जानते हैं। आपने अभी ऊपर देखा कोठारी कमीशन हो, चाहे 1968 की शिक्षा नीति हो या 1986 की शिक्षा नीति हो, उसमें अभी तक जो शिक्षा की संरचना थी वो किस पर आधारित थी, 10+2+3, ठीक है, ये शिक्षा का संरचना थी और इसी आधार पर शिक्षा प्रणाली आधारित थी। लेकिन जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई उसमें क्या किया गया, पुरानी शिक्षा प्रणाली को हटा दिया गया, यानी 10+2 को हटा दिया गया, को हटाकर इसके स्थान पे क्या लाया गया, इसके स्थान पे लाया गया
+3+3+4 इस शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया है। सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा की शुरुआत से ही पहले ही चरण में हो गया, मतलब 10+2+3 का जो संरचना थी शिक्षा की, उसको हटा करके 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए और एक चीज और, यह जो परिवर्तन हुआ है 5+3+3+4 का, यह परिवर्तन किस आधार पर हुआ है? यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक, बच्चों के संज्ञानात्मक, इसे क्या कहते हैं? कॉग्निटिव और शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, बच्चों के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास के आधार पर, शारीरिक विकास, ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास के आधार पर यह परिवर्तन किया गया है। ठीक है, शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर, शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर यह परिवर्तन किया गया है। यानी 10+2 को हटा के क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4 कर दिया गया है, और यह बच्चों के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ नोट करिएगा। ठीक है, अब देखिए आखिर ये 5+3+3+4 क्या है और कैसे प्रत्येक चरण का डिवाइडेशन किया गया है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए पहला चरण है, पहले चरण को क्या कहेंगे? फाउंडेशनल कहेंगे। ठीक है, पहला चरण क्या है? यह फाउंडेशनल चरण है और इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है ना, और इसमें इन बच्चों को क्या किया गया है? इनकी जो कक्षा निर्धारित की गई है, इनकी जो पढ़ाई होगी वह आंगनवाड़ी में होगी। आंगनवाड़ी में ये पढ़ने जाएंगे या प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, प्री प्राइमरी में, किंडरगार्टन में जिसे कहते हैं, प्री प्राइमरी में ये पढ़ने जाएंगे। ठीक है, और देखिए 3 से 8 को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा है 3 से 6 का और दूसरा हिस्सा है 6 से 8 का। ठीक है, तो इसके भी 2 हिस्से हो गए हैं। तो इन 2 हिस्सों में जो 3 से 6 का हिस्सा है वो आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी में जाएगा, और जो 6 से 8 वर्ष, 6 से 2 नहीं सॉरी 6 से 8 है, तो 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी में पढ़ेंगे, और 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं वो 6 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो कक्षा 1 व कक्षा 2 में पढ़ेंगे, 1 व 2 कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है सॉरी, अब इसके बाद आते हैं दूसरे लेवल पे। जो दूसरा चरण है वह है प्रिपरेटरी का चरण है। ठीक है, प्रिपरेटरी चरण है दूसरा चरण। इस चरण में जो है, अब देखिए 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे हो गए पहले फाउंडेशन चरण में। दूसरा जो प्रिपरेटरी चरण है इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे हैं, और इनकी जो कक्षाएं हैं कितना निर्धारित की गई है? कक्षा 3 से 5, कक्षा 3 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये प्रिपरेटरी चरण है, 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, अगला जो चरण है वह है मिडिल स्कूल की बात करेंगे। मिडिल स्कूल का जो चरण निर्धारित किया गया है वो क्या है? 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष का जो चरण निर्धारित किया गया है वह मिडिल स्कूल का किया गया है। यानी कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं वह जो है 11 से 14 वर्ष तक के मिडिल चरण में होंगे। ठीक है ना, 11 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो मिडिल स्कूलों में पढ़ेंगे, यानी कक्षा 6 से 8 तक की जो बच्चे होंगे उनकी जो आयु है वह 11 से 14 वर्ष होगी। ठीक है ना, अब अगला जो चरण देखते हैं, जो चौथा विभाजन है वह है सेकेंडरी विभाजन। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में कौन से बच्चे होंगे? इनकी उम्र होगी 14 से 18 वर्ष। सेकेंडरी स्कूलों में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रहेंगे, और इनकी जो कक्षाएं होंगी वो होगी कक्षा 9 से 12। कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे होंगे वह सेकेंडरी स्कूलों में दाखिला लेंगे, और उनकी उम्र होगी कक्षा वर्ष 14 से 18 वर्ष। ठीक है, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई जाएगी और इन्हें सेकेंडरी स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो शिक्षा का स्तर है, संरचना है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब वह 10+2+3 के स्थान पर 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं कि इसमें आगे क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, उसका क्रमशः देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अभी हम पहले अपने स्तर से पढ़ा देते हैं और बाद में नोट्स को बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब जो अगला स्तर है वह दूसरा स्तर क्या है? मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है नई एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, अब पूरी नोट्स से तो हम विस्तृत पढ़ाएंगे, अभी आपको शार्ट में बता देते हैं कि कौन कौन सी व्यवस्था की गई है। ठीक है, फिर नोट्स से आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। तो मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। कक्षा 5 तक मातृभाषा को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, मातृभाषा तक सिफारिश की गई है, लेकिन कक्षा 5 तक, लेकिन इसे 8 तक विस्तारित किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? कक्षा 8 तक
कक्षा 8 तक इसे विस्तारित किया जा सकता है, यानी मातृभाषा में शिक्षा को, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे सीखने की प्रक्रिया जो है आसान हो जाएगी और प्रभावी हो जाएगी। साथ ही जो तीसरा इसमें मुख्य पॉइंट है वह क्या होगा, बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किया गया है। किसमें बदलाव किया गया है, बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया गया है। और इसमें बदलाव किस प्रकार का किया गया है, जैसे बोर्ड परीक्षाएं अब ज्ञान आधारित होंगी, रटने पर आधारित नहीं होंगी, ठीक है। परीक्षाएं किस आधार पर होंगी, ज्ञान आधारित परीक्षाएं होंगी बोर्ड की, ठीक है, रटने पे आधारित नहीं होंगी। और जो है छात्रों को 2 अवसर मिलेंगे, बेहतर स्कोर के लिए जो है पुनः परीक्षा दे सकते हैं। बेहतर स्कोर के लिए जो है छात्र पुनः परीक्षा दे सकते हैं। बेहतर स्कोर के लिए छात्र क्या कर सकते हैं, पुनः परीक्षा दे सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव हुआ है, ये 2020 की एजुकेशन पॉलिसी जो है। साथ ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो बहुविषयक शिक्षा का परिवर्तन हुआ है। क्या है, बहुविषयक शिक्षा का परिवर्तन हुआ है। अभी नोट्स के माध्यम से आप इसे देखेंगे कि बहुविषयक शिक्षा का किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। तो ये बहुविषयक शिक्षा का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी छात्र है, छात्र क्या करेगा, विज्ञान, कला, वाणिज्य इनमें से कोई भी विषय अपनी पसंद के चुन सकते हैं, ठीक है। विज्ञान, कला, वाणिज्य में से कोई भी पसंद का विषय चुन सकते हैं, ठीक है। कोई भी पसंद का विषय चुन सकते हैं। पहले क्या होता था, जो आर्ट साइड लेता था उसको साइंस नहीं पढ़ने को मिलता था, और जो साइंस लेता था वो आर्ट में नहीं जाता था कि उसे आर्ट नहीं पढ़ना होता था। अभी क्या है, चाहे साइंस लो चाहे आर्ट लो, कोई भी मतलब आप जैसे साइंस पढ़ रहे हो, आपका मन है इतिहास पढ़ने का, तो आप इतिहास विषय भी ले सकते हो। आप वाणिज्य में एडमिशन लिए हो, आपका मन है साइंस पढ़ने का, तो आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विषय जो है, कोई भी विषय आप पढ़ सकते हैं। आप एक साथ गणित और संगीत एक साथ पढ़ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एकल स्ट्रीम प्रणाली जो थी, एकल स्ट्रीम, जैसे लोग कहते हैं साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं, तो वैसे एकल स्ट्रीम प्रणाली समाप्त हो गई है। एकल स्ट्रीम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब जो है गणित का विद्यार्थी, अब जो है गणित का स्टूडेंट जो है, गणित का स्टूडेंट क्या कर सकता है, गणित का स्टूडेंट कला का अध्ययन कर सकता है, ठीक है। कला का अध्ययन कर सकता है या संगीत का अध्ययन कर सकता है, ठीक है। तो एकल स्ट्रीम प्रणाली का समापन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज दी गई है, व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में दिया गया है। ये सारी चीजें डिटेल से हम नोट्स के माध्यम से बताएंगे। ये आपको शार्ट बता रहे हैं कि आप इतनी चीजें अंदर देखने को पाएंगे, ठीक है। तो हम अपनी भाषा में इसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में इसमें बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में। तो देखिए व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में क्या बदलाव किया गया है, मतलब कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी, अनिवार्य हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, इंटर्नशिप भी रहेगा, ठीक है। तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य, कक्षा 6 से क्या है, व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी। और इसमें इंटर्नशिप भी करना होगा, ठीक है ना। और कोडिंग और डिजिटल स्किल की पढ़ाई भी इसमें क्या है, कंप्यूटर के विशेषज्ञता के लिए कोडिंग भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोडिंग पढ़ाया जाएगा और डिजिटल स्किल्स के बारे में भी सिखाया जाएगा, ठीक है। डिजिटल स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप और व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, और इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसमें कोडिंग और डिजिटल स्किल्स का भी ध्यान रखा जाएगा, प्रारंभिक स्तर पर भी उन्हें सिखाया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जो छठवां महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है उच्च शिक्षा में बदलाव। अब देखते हैं छठवां क्या है, उच्च शिक्षा में बदलाव। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हुआ, इसको देख लेते हैं। तो देखिए उच्च शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है, स्नातक पाठ्यक्रम, क्या है, स्नातक पाठ्यक्रम। स्नातक पाठ्यक्रम अब क्या होगा, अब जो है 3 की जगह क्या होगा, 4 वर्ष का होगा। स्नातक पाठ्यक्रम क्या होगा, 3 की जगह 4 वर्ष का होगा। इस पूरी प्रक्रिया को, इसमें जो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ठीक है। इसे जो है, जो स्नातक का पाठ्यक्रम है, ये 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष का होगा, और इसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के आधार पर इसे विभाजित किया गया है। जैसे अगर किसी ने 1 साल के लिए कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 1 साल बाद उसकी पढ़ाई छूट गई, तो 1 साल बाद उसे कौन सा वो दिया जाएगा, मतलब प्रमाण पत्र, तो वह दिया जाएगा, उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट, अगर 1 साल की पढ़ाई किया है, अगर 2 वर्ष की पढ़ाई किया है, 2 साल बाद वह छोड़ता है स्नातक की डिग्री, तो उसे क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है, डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर उसने 3 वर्ष बाद उसने जो है स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी, तो उसे क्या दिया जाएगा, डिग्री दिया जाएगा। और अगर उसने 4 वर्ष पूरा स्नातक किया, तो उन्हें क्या किया जाएगा, शोध के साथ स्नातक
शोध के साथ स्नातक की डिग्री दी जाएगी, ठीक है, स्नातक की डिग्री दी जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। इस प्रकार जो डिग्री है, जो स्नातक का वो है, मतलब स्नातक का पाठ्यक्रम है, वह 3 की जगह 4 वर्ष के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। और एक चीज और इसमें परिवर्तन हुआ है, ये एक जो है, जैसे मान लीजिए यूजीसी को, एआईसीटीई को और इन सबको मिला करके एक कमीशन बनाया जाएगा, जिसे कहा जाएगा HECI, ठीक है। HECI को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है, उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन जो है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, किसको मिलाकर के, यूजीसी को, AICTE को, आदि चीजों को मिलाकर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई तकनीकी, जैसे मान लीजिए मेडिकल से संबंधित और कोई अन्य विषय से संबंधित चीजें हैं, तो उसको लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच, राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच की स्थापना की जाएगी, इसे NETF के नाम से जानते हैं, ठीक है, NETF की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है शिक्षकों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, देखिए अगर 2030 तक ऐसी व्यवस्था की जा रही है, देखिए शिक्षक में क्या सुधार हुआ, शिक्षक सुधार की बात करते हैं। शिक्षक सुधार के लिए क्या किया गया है, जो 4 वर्षीय बीएड करेगा, ठीक है, मतलब शिक्षक बनने के लिए क्या होगा, वर्ष 2030 तक 4 वर्षीय बीएड अनिवार्य होगा, ठीक है, 4 वर्षीय बीएड अनिवार्य होगा, मतलब अब वही शिक्षक बनेगा जो 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम किया रहेगा, उसी को शिक्षक बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये है, दूसरा नियमित ट्रेनिंग दी जाएगी इनको, और साथ ही इनके परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी प्रदर्शन के आधार पर इनका प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है, प्रदर्शन के आधार पर इनका प्रमोशन किया जाएगा। तो यह भी नई शिक्षा नीति में दिया गया है, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, इसमें एक और परिवर्तन किया गया है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। आप जानते हैं जमाना ही डिजिटल का है, तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, क्या है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म नेशनल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यानी दीक्षा की शुरुआत की गई है, ठीक है, दीक्षा की शुरुआत की गई है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, यानी ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यानी दीक्षा की शुरुआत की जाएगी, और ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसे मुख्य धारा में लाया जाएगा, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए एक और पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, वह है शोध और नवाचार, क्या है, शोध और नवाचार यानी रिसर्च एंड इनोवेशन। तो इसमें क्या किया गया है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, और जो क्या करेगा, यह वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, क्या करेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जो वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, वह 21वीं सदी की जो शिक्षा प्रणाली देने का कार्य है भारत के लिए, वह किया है, और उसके द्वारा शिक्षा का विकास सुनिश्चित किया गया है। अब चलिए नोट्स के माध्यम से, जो हमने नोट्स तैयार किए हैं, उसके माध्यम से इन सभी बातों को जानते हैं और विस्तार से जानते हैं, ताकि वहां से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका कभी गलत न होने पाए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आज के नोट्स पे, ठीक है। अब चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। देखिए यह एक बहुत विस्तृत शिक्षा नीति है, और 1986 के बाद 34 वर्षों के बाद यह शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, 34 वर्षों के बाद यह शिक्षा नीति आई, 34 वर्षों के बाद, मतलब 1986 के बाद,
1986 के बाद 34 वर्षों के बाद यह शिक्षा नीति वर्ष 2020 में आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है वो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, तो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, देखिए अब इसके बारे में धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो कैसे लोगों की शिक्षा तक पहुंच हो, एक समान शिक्षा सबको मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और ऐसी शिक्षा मिले जिसका वहन सब लोग कर पाए, मतलब सस्ती शिक्षा मिले, इतनी महंगी ना हो कि लोग इसका वहन न पाए, तो इसकी वहनीयता हो, और उत्तरदायित्वपूर्ण शिक्षा दी जाए। ठीक है, जिसका उद्देश्य हो कि व्यक्ति को किसी लायक बनाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट है जो नई शिक्षा नीति आई 2020 की, उसके तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। तो नई शिक्षा नीति जो 2020 आई थी उसमें क्या कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकार आपसी सहयोग के द्वारा शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का कुल 6% हिस्से के बराबर निवेश करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा पर 6% खर्च की बात नई शिक्षा नीति 2020 में की गई। अब देखिए यही बात कोठारी कमीशन ने 1964 में कही थी। ठीक है, 1964 में कोठारी कमीशन ने क्या कहा था कि शिक्षा पर कुल जीडीपी का 6% खर्च किया जाए, और आज तक यही चलता आ रहा है। और अभी जो 2025-26 का बजट आया है उसके अनुसार जो भारत में शिक्षा पर खर्च हुआ है, मतलब शिक्षा को के लिए जो रखा गया है वो कितना है, जीडीपी का 4.6%। ठीक है, जीडीपी का 4.6% ही बजट रखा गया है शिक्षा के लिए। अभी भी हम शिक्षा के लिए जो 6% बजट की बात कही गई है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के लिए जीडीपी के 6% के बजट के बराबर खर्च करने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। देखिए नई शिक्षा नीति के तहत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या इसे कहते हैं एमएचआरडी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या इसे कहते हैं एमएचआरडी। तो एमएचआरडी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम कर दिया गया है, किसका नाम बदल करके, एमएचआरडी या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, तो अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, और यह नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए, अब जो नई शिक्षा नीति है उससे संबंधित बिंदुवार, मतलब एक एक स्टेप के हिसाब से देखते चलते हैं कि कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो नई शिक्षा नीति से संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं उनको देखते हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 हिस्सों में विभाजन किया गया है। ठीक है, 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसका 2 हिस्सों में विभाजन किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला हिस्सा क्या है, देखिए 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी इसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी ईसीसी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। तो मतलब 3 से 6, देखिए कुल 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, एक हिस्सा बांटा गया है, देखिए एक हिस्सा बांटा गया है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, और दूसरा हिस्सा बांटा गया है 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, 3 से 6 और 6 से 8 तक के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, इनको आंगनवाड़ी या इसे कहते हैं प्री प्राइमरी के माध्यम से, प्री प्राइमरी और कक्षा 1 व 2 के बच्चे इसमें शामिल है। ठीक है ना, अब इन्हें जो है देखिए आंगनवाड़ी के माध्यम से, बाल वाटिका के माध्यम से, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी ईसीसी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। जो 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब देखिए हमने बताया यहाँ ऊपर कि जो
3 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके 2 हिस्से हैं। इन्हें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी में ऐसे बाल वाटिका में इनको पढ़ाया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी। जबकि 6 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इन्हें कक्षा 1 व 2 में एडमिशन देकर के प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 हिस्सों में इन्हें बांट दिया गया। अब आ जाते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट, वह है कि प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने के लिए प्रावधान किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है, ठीक है। तो MHRD, आप जानते हैं कि MHRD का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने की बात की गई है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार की जाएगी। मतलब वर्ष 2025 तक राज्य सरकारों के द्वारा यह तय कर लिया जाएगा कि कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उनमें बुनियादी साक्षरता हो, ठीक है, और उनके संख्यात्मक ज्ञान जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना बनाई जाएगी। कौन सा मिशन है, यही नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, ठीक है। तो इसके लिए वर्ष 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाषाई विविधता को संरक्षण देने के लिए क्या प्रावधान किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसको देखते हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर ध्यान दिया गया है। किसके लिए, कक्षा 5 तक के लिए क्या किया जाएगा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है, ठीक है। तो मातृभाषा को कक्षा 8 तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए अनिवार्यता कितनी है, कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक शिक्षा की जो भाषा है वो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, लेकिन इसे कक्षा 8 तक बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाया कैसे जा सकता है, प्राथमिकता के आधार पर इसे कक्षा 8 तक बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए सुझाव दिया गया है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध रहेगा। मतलब स्कूली शिक्षा में और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत भाषा और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प भी रहेगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी जो जैसा चाहे, जो भाषा चाहे उसे पढ़ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार भी हुए हैं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार कौन कौन से हुए हैं उसको देखते हैं। देखिए इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो यह नई नीति बनाई गई है, नई शिक्षा नीति 2020, उसमें जो है जो सुधार किया जाएगा उसमें कला, आप जानते हैं कोई कहता है हम आर्ट साइड पढ़ते हैं, कोई कहता है हम साइंस साइड पढ़ते हैं, कोई कहता है हम कॉमर्स पढ़ते हैं, तो इनके जो शैक्षणिक विषय हैं, जो इनके पाठ्यक्रम हैं और जो पाठ्येतर गतिविधियां, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाएगा। आपने सुना होगा कि जो कला का विद्यार्थी है वह उसके साथ विज्ञान के विषय की भी पढ़ाई कर सकता है और जो विज्ञान का विद्यार्थी है वो उसके साथ व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई भी कर सकता है। तो इसलिए सभी पाठ्यक्रम को समान करने पर बात चल रही है, कोई किसी भी चीज की पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। तो इनकी गतिविधियों में बहुत अंतर नहीं रहेगा। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो व्यावसायिक शिक्षा को शैक्षिक पाठ्यक्रम में कब से शामिल किया जाएगा, तो कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है। तो कक्षा 6 से ही जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसमें व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप को भी शामिल किया जाएगा कि बच्चे उस क्षेत्र में महारत हासिल कर सके, ठीक है, कायदे से चीजों को सीख सके, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, या जिसे कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी क्या करेगी,
एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा या नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार किया जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वह है कि छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे, ठीक है। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे, ठीक है, ताकि छात्रों का समग्र विकास हो सके, उस हिसाब से किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे हाई स्कूल और इंटर में परीक्षा में बहुत दबाव में रहते हैं, बहुत से बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनके इस प्रेशर को हटाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में क्या किया जाएगा, सेमेस्टर वाइज परीक्षा कराई जाएगी या इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल करके परीक्षा करा दिया जाएगा। ऐसे सुधारों को करने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए भी व्यवस्था की गई है। मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। किसके लिए, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, देखिए छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाएगा। यानी पूरी तरह से तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी बात कही गई है कि सारी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। और देखिए छात्रों की जो प्रगति का मूल्यांकन है उसको चेक करने के लिए और जो छात्र हैं अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो अगला सुधार है, वह सुधार है शिक्षण व्यवस्था में क्या क्या सुधार हुए उसके संबंध में जान लेते हैं। तो देखिए जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति किया जाएगा, ठीक है। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो उनका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के आकलन के आधार पर उनका पदोन्नति किया जाएगा। प्रमोशन उनका किस आधार पे होगा, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है। तो उनकी नियुक्ति के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया बनाई जाएगी। साथ ही जो उनका प्रमोशन किया जाएगा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। शिक्षकों के बारे में है, ठीक है ना। अगला देखते हैं शिक्षण व्यवस्था में और क्या सुधार किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी का विकास किया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक या नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी का विकास किया जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटीई का विकास किया जाएगा, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटीई का विकास किया जाएगा। किसके लिए, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी शिक्षकों को जैसे ट्रेनिंग देनी है तो उनकी जो पाठ्यचर्या हो किस आधार पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा उस आधार पर एनसीएफटीई का विकास किया जाएगा। यानी इसे कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसका विकास किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था की जाएगी, 2030 तक मतलब आने वाले 2030 तक ऐसी व्यवस्था बना दी जाएगी कि अध्यापन अगर कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम जो डिग्री योग्यता है वह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो वर्ष 2030 तक जो शिक्षक बनना चाहेगा, ठीक है, तो उसे मतलब 30 के बाद मान लीजिए कि जब वर्ष 2030 आएगा तब तक ये प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद यह प्रक्रिया हो जाएगी कि जिसको टीचर बनना है वह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री किया हो, ठीक है। 4 वर्षीय का उसके पास बीएड डिग्री का मतलब बीएड डिग्री की योग्यता होनी चाहिए, बीएड डिग्री पास किया हो, 4 वर्षीय बीएड की डिग्री हो उसके पास, तभी वह शिक्षक बन सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, अध्यापन के लिए 4 वर्षीय बीएड डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखिए उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है उसको देख लेते हैं और यह हमारी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए उच्च शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर, मतलब वर्ष 2018 में कितना
सकल नामांकन अनुपात था 26.3% था, इसे बढ़ा करके 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। अब देखिए, जो सकल नामांकन अनुपात है, जो लोग बच्चों के एडमिशन लेने का अनुपात है उच्च शिक्षण संस्थानों में, वह है 26.3% 2018 तक। ठीक है, तो इसे क्या किया जाएगा, इसे बढ़ाकर 50% तक करने का टारगेट है। और चूंकि यह बच्चे अब बढ़ेंगे, 26.3 से 50% बच्चे हो जाएंगे एडमिशन लेने वाले, तो इसलिए संस्थानों में सीटों की भी आवश्यकता होगी। तो 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा संस्थानों में, चाहे वो ग्रेजुएशन की सीटें हों, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हों। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो सकल नामांकन अनुपात है उसको बढ़ाकर कितना करना है, 50%। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा में सुधार से। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जब चाहें स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं, जब चाहे वहां से निकल सकते हैं और जब चाहे वहां पुनः प्रवेश ले सकते हैं। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो स्नातक का पाठ्यक्रम है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई छात्र 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, किसी कारणवश उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है या वह दूसरी डिग्री लेने चला जाता है, तो पुनः जब वापस आएगा तो वह उस डिग्री की शुरुआत वहीं से कर सकता है। या अगर वह वहीं पे पढ़ाई बंद करना चाहता है तो उसी के आधार पर उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि अगर बीए की डिग्री, बीए उसने 1 ही साल किया है तो उस आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अगर 2 साल स्नातक किया है तो उस आधार पर दिया जाएगा, और अगर 3 साल किया है तो उस आधार पर उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे चलते हैं कि इसका प्रमाण पत्र कैसे दिया जाएगा। तो देखिए, 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी अगर स्नातक उसने 1 वर्ष का किया है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर 2 वर्षों का स्नातक उसने करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके छोड़ दिया है तो उसे एडवांस डिप्लोमा माना जाएगा। और अगर 3 वर्षों के बाद स्नातक किया है, 3 वर्षों के बाद छोड़ रहा है तो उसे डिग्री मानी जाएगी। और अगर 4 वर्षों के बाद शोध के साथ वह पूरी डिग्री लेता है तो उसे स्नातक की डिग्री मानी जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, शोध के साथ स्नातक की डिग्री मानी जाएगी अगर वह 4 वर्षों तक स्नातक करता है। ठीक है ना। तो पहले वर्ष के बाद अगर वह स्नातक छोड़ देता है तो प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद स्नातक छोड़ता है तो एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद अगर छोड़ता है तो स्नातक की डिग्री, और 4 वर्षों के बाद अगर वह 4 वर्षों के बाद पूरा स्नातक पूरा करता है तो उसे कहते हैं शोध के साथ स्नातक की डिग्री उसे प्रदान की जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, देखिए, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, क्या करने के लिए, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से जो अंक मिलते हैं या किसी से क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है, A+B+ ऐसे करके, या डिजिटल रूप में इन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, नंबर दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान किया जा सके, इसके लिए ऐसा किया जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह से। ठीक है, एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अब भारत में उच्च शिक्षा आयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान लेते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा आयोग आखिर क्या, उच्च शिक्षा आयोग के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो देखिए, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, किसको किसको छोड़कर, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे HECI के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि HECI में कौन शामिल नहीं है, तो वह कानूनी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा शामिल है। तो कौन नहीं शामिल है, एक चिकित्सा शिक्षा और एक कानूनी शिक्षा। ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI में कौन शामिल नहीं है, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा। ठीक है, इसका गठन किया जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए, HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण, ये देखिए पारदर्शितापूर्ण है निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है, जो HECI के कार्यों का प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन करेंगे। ठीक है, इनके लिए 4 संस्थानों का निर्धारण, 4 निकायों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब ये कौन कौन से निकाय हैं, इनको जान लेते हैं कि HECI मतलब, देखिए, HECI का फुल फॉर्म हमने क्या बताया था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI का जो गठन किया गया है, इसके तहत जो है
इनके प्रभावी निष्पादन के लिए कौन कौन से 4 संस्थानों को निर्धारण किया गया है, तो देख लेते हैं। देखिए पहला है इनके विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद यानी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC का गठन किया जाएगा। ठीक है। इनके मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद या इसे यूं कहें जनरल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इनके वित्त पोषण के लिए किसका निर्धारण किया गया है, उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद या हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC का गठन किया गया है। इस यह जिम्मेदार है। और इसके प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद या नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल यानी NAC जिम्मेदार है। ठीक है ना। अब देखिए फिर से देखते हैं कि जो HECI है यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए जो 4 संस्थाएं निकायों का निर्धारण किया गया है वो कौन कौन से संस्थान है, तो देखिए इसके विनियमन हेतु किसका निर्धारण किया गया है, तो NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का निर्धारण किया गया है। इसके मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद या जनरल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया गया है, मतलब यह जिम्मेदार माना जाएगा। इसके वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद यानी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC का जिम्मेदार होगा। और इसके प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद या नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल या NAC जिम्मेदार होगा। इसको जो है HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए इनका निर्धारण किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू की स्थापना की जाएगी। किसके लिए की जाएगी, IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, वैश्विक मानकों के समकक्ष। ठीक है ना। तो वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विषयक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी मेरू की स्थापना की जाएगी। इसमें IIT और IIM के समकक्ष हैं, यह याद रखिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पे चर्चा किए। भारत की जो अब तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई है, उस पे चर्चा किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक की चर्चा हमने की। इसके पहले हमने कोठारी कमीशन के बारे में भी बताया ताकि आपको आगे आने वाली जो शिक्षा नीतियां हैं उनके बारे में आपको पता चल सके, आखिर उनका निर्माण किसके आधार पर किया गया, उसकी बेसलाइन क्या थी। ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो मैंने नोट्स बनाया है पढ़ाते हुए, आप जानते हैं कि वही PDF आपको वहां मिल जाती है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पे अभी ही आए हैं, नए आए हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो की सफलता उसी पर निर्भर करती है कि किस प्रकार आपके कमेंट है और किस प्रकार आपने इस वीडियो को लाइक किया है। ठीक है। तो देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।